का प्रयोग। आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, डीएनए प्रतिकृति का हमारा क्रियाविधि, यानी उसका मैकेनिज्म क्या होता है, कौन कौन सा एंजाइम भाग लेता है, ये सारे बातें। और एक्चुअल में वही मैकेनिज्म आपको समझना है। ठीक, देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं डीएनए प्रतिकृति का क्रियाविधि का, तो डीएनए प्रतिकृति के क्रियाविधि में कौन कौन सा एंजाइम भाग लेता है, शांत बता रहे। देखो सबसे प्रमुख एंजाइम कौन था, डीएनए पॉलीमरेज। और बाकी जो एंजाइम होता है उसको क्या कहेंगे, नहीं जैसे मान लो हमारा बहुत सारा एंजाइम था, प्रमुख एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। बाकी जो और सब एंजाइम, अब देखो जैसे ये समझाए थे हमारा कि अगर मान लीजिए डीएनए प्रतिकृति करना है तो प्रतिकृति के लिए क्या करेगा हमारा, सबसे पहले हमारा एक डीएनए अगर है तो उस डीएनए से हमारा प्रतिकृति जब होना शुरू होगा, देखो क्रियाविधि में हमारा टोटल 6 एंजाइम भाग लेता है। कौन कौन, डीएनए हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, एसएसबीपी पूरा नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, और डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, और हमारा आरएनए प्राइमेज। एक्चुअल में सब में से सबसे मुख्य एंजाइम का नाम अगर लिखेगा तो ये हमारा क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है। देखो सबका तुमसे काम पूछ सकता है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या होता है, क्या करता है, प्रतिकृति में क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, प्रतिकृति ठीक है, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन हम लोग प्रतिकृति का ही तो मैकेनिज्म देख रहे हैं, उसमें ही ये सारे एंजाइम तो उसी में काम करता है, लेकिन उसमें कोई स्पेसिफिक काम होगा ना। जैसे डीएनए हेलिकेज का काम क्या है, हाइड्रोजन बंध को तोड़ना, उसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज का मुख्य काम क्या है, जोड़ना नहीं, नया डीएनए के स्ट्रैंड को बनाना, यानी बार बार न्यूक्लियोटाइड को आपस में कलेक्ट करेगा और एक नया श्रृंखला का निर्माण करना। ठीक, तो नया श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है। टोपोआइसोमरेज का काम क्या होता है कि जब डीएनए का हमारा एक हाइड्रोजन बंध बीच से टूटेगा कि जब वो बीच से हाइड्रोजन बंध टूटेगा तो अगर वो आगे बढ़ जाएगा तो पीछे से अपने आप क्या होता है, हाइड्रोजन बंध जुड़ जाता है, तो आपस में ना जुड़े इसीलिए बीच में आ जाता है कौन, हमारा एसएसबीपी, और उसके बाद आपस में जुड़ नहीं पाता है। और हमारा क्या है, आरएनए प्राइमेज का काम क्या है, ये आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। आरएनए प्राइमर क्या होता है कि जब डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर रहा होता है तो उसको शुरुआत का श्रृंखला थोड़ा सा क्या चाहिए, डबल स्टैंडर्ड, बट जब डीएनए खुल जाएगा हेलिकेज से तो वो कैसा हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड हो जाता है। तो वो शुरुआत का डबल स्ट्रैंड बनाने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, आरएनए प्राइमेज। देखो एंजाइम के नाम में हमेशा क्या लगेगा, एसी, और बनेगा उसका नाम क्या होगा, आरएनए प्राइमर। जैसे होता है ना पेंट वगैरह करने से पहले प्राइमर्स लगाया जाता है, ठीक, उसके बाद पेंट चढ़ाया जाता है, तो सेम डीएनए बनने से पहले उसमें हमारा प्राइमर आरएनए प्राइमर लगाते हैं जिससे डबल स्ट्रैंड हो जाता है श्रृंखला, फिर डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या है कि देखो अब यहाँ पे डीएनए जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे ये चीजें भी आपको समझाए थे, इसे ये चैप्टर 12 में आपको पढ़ने को मिलेगा कि डीएनए को बीच से अगर काटना है तो कौन सा बंध टूटेगा इसका, नहीं, जैसे ये मान लीजिए कि ये डीएनए है हमारा, इस तरह से सीधा कर देंगे तो ऐसा मिलेगा। अब अगर इसके बीच से कट करना है, मान लीजिए हमारा क्या है कि यहां से श्रृंखला को कट करना है, कौन सा बंध टूटेगा, फॉस्फोइस्टर बंध, कौन सा, फॉस्फोइस्टर बंध। और फॉस्फोइस्टर बंध तोड़ने के लिए कौन आता है,
प्रतिबंधन एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है चैप्टर 12 में, कितना प्रकार का होता है, क्या होता है। देखो जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे समझाया गया है, दिख रहा है पीछे वाले को? इसको बड़ा करो, शांत शांत करो। इसको बोर्ड पे खोलो, नहीं तो वाह वाह। दूसरा भी कमांड नहीं है। अब जो भी होगा, आप टेस्ट हो ही रहा है, बट पहला टेस्ट का कॉपी ज्यादा खराब लिखा हुआ था। दूसरा टेस्ट का कॉपी में ना कुछ बच्चा का कॉपी में सुधार नहीं आया है, गलती एक नहीं, लगातार 5 कॉपी बराबर एक ही गलती किया है। अब जैसे आरएनए का टाइप लिखना था, तो हाँ हाँ वही किया है, एक कोई गलती से गलती लिखा और बाकी सब छाप लिया। ठीक, तो इसका मतलब चोरी तो चलता है ना। और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, खतरनाक चोरी चलता है, क्योंकि एक को मान लो यहाँ वाला चोरी किया है तो इसके लगातार 5 को सामने से लिखा है, और सबका एकदम एक ही जैसा, गलती भी एक ही लिखा हुआ है। जैसे आरएनए में आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक था, यही मुख्य टाइप में यही लिखना होता है। अब वो एक दो एक्स्ट्रा आरएनए लिख दे रहा है, ए आरएनए, बी आरएनए, ई कौन सा आरएनए बना रहा है हमको तो यही नहीं पता चल रहा है। वो वो सोच लिया होगा कि अच्छा टी होता है ना, आर भी होता है, तो ए बी सी डी से जेड तक होता होगा, कुछ भी लिख देते हैं। खैर फिर भी ऑब्जेक्टिव का ठीक रिस्पॉन्स है तुम लोग का। सब्जेक्टिव में कुकुट फॉर्म में लिख रहा है तो इतना बार मुर्गी का नाम लिखा है, भाई साहब 10 लाइन में 20 बार मुर्गी लिख दे रहा है वो। कुकुट कुकुट पालन से लेकर के ना, वो पालना कम लिखा है, खाने पे ज्यादा फोकस किया है। खाने में ये लिखा है कि उसका ऐसा पीस होता है जिसमें केवल सन होता है। ठीक है, अब देखो, नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि हर किसी का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। नहीं तो हमको तो पता चल ही रहा है कि कौन लिखा है, क्योंकि रोल नंबर के हिसाब से तो मेंशन रहता है, और उसमें भी एडमिट कार्ड में फोटो भी रहता है ना। देखो शांत हो जाओ। टोटल एंजाइम कौन कौन सा भाग लिया? डीएनए हेलिकेज,
टोपोआइसोमरेज, एसएसबीपी, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज और लाइगेज। देखो सबसे पहले हमारे क्या है कि एक डीएनए है, डीएनए में हमारा कौन सी स्थल पे जाए, अब वो भी उस स्थल एडेनिन, और क्यों, क्योंकि वहां पे अब यहाँ संरचना बढ़ता है। अब अगर तुम खींचते ही रहोगे तो एक टाइम बाद से क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक, तो उस जाएगा और ये दोनों टूट जाएगा, तो वो आपस में ना जुड़े, इसके लिए कौन आ जाता है, एसएसबीपी आ जाता है। आगे क्या है कि बीच से इसको कट कर दीजिए, कौन सा एंजाइम से, प्रतिबंधन एंजाइम से। अब ये जो संरचना बन रहा है एक फ्लास्क जैसा, मतलब सॉरी, ये हमारा कैसा संरचना बन रहा है, द्विशाखा, दो शाखा का जैसा दिख रहा है और प्रतिकृति होने के लिए बना है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, प्रतिकृति द्विशाखा। वहां पे हरकत जो कर रहा है, उठो और घर जो हाँ निकालिए तो जरा। हाँ हाँ, वो जो अभी पेपर फेंक रहा था दिख रहा है, निकालिए। परमानेंट क्लास बंद कर दीजिए, शांत शांत हो जो, बैठ जाओ। देखो एक बार किया कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लगातार 3 बार वो किया। परमानेंट क्लास बंद कर दीजिए, नहीं आएगा वो। देखो शांत हो जाओ। अब क्या है हमारा कि डीएनए प्रतिकृति हमारा करना है, ठीक है। देखो अब क्या है हमारा कि रेप्लिकेशन फॉर्क का निर्माण करता है। अब इसके बाद प्रतिकृति होना शुरू होता है। शांत हो जाओ। देखो इज्जत से पढ़ोगे, कोई भी पढ़ाएगा, ठीक। हरकत सही नहीं रहेगा तो घर वाले को भी अगर कॉल किया जाएगा तो घर वाले भी तुम्हारा यही बोलेगा, पीटीए। क्योंकि बहुत बच्चा को तो कंप्लेन जाता है घर में, तो एक ही बात बोलता है कि मार के हड्डी तोड़ दीजिए, उसके बाद इलाज हम करवा देंगे। ठीक, तो तुम्हारे घर वाला भी तुम्हारा हरकत नहीं सही से जानते हैं कि तुम पढ़ने के नाम पे पटना में क्या कर रहा है। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन पटना से घर लेके चल जाएंगे। ठीक, तो अब कुछ दिन का बात है, पढ़ लीजिए ईमानदारी से। देखो, और सबसे बड़ा तो दिक्कत इस बात का है कि दोस्त अगर गलत कर रहे हैं ना तो साथ कभी मत दीजिए। ठीक, देखो अब यहाँ पे क्या है कि डीएनए प्रतिकृति अगर होना है तो सबसे पहले टर्म एंड कंडीशन ये है कि हमारा नया श्रृंखला कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनाएगा। ठीक, अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का कंडीशन ये है कि वो न्यू श्रृंखला जो बनाएगा वो हमारा क्या होगा, 5 से 3 की तरफ होगा। क्या होगा, 5 से 3 की तरफ। अगर 5 से 3 की तरफ डीएनए का श्रृंखला बनेगा तो ओल्ड श्रृंखला कैसा होना चाहिए, 3 से 5 की तरफ। ठीक, अब अगर यहाँ पे मान लो दोनों श्रृंखला ओपन है और नया श्रृंखला बनना है तो सिंगल स्ट्रैंड चाहिए। ठीक, अब एक यहाँ 3 है, एक यहाँ पे क्या है, 5 प्राइम है। बट डीएनए को कहीं से अगर कट कर दीजिएगा तो एक श्रृंखला 5 होगा और एक श्रृंखला क्या होगा, 3 होगा। ठीक, अब यहाँ पे कट अगर कर देंगे तो इसका श्रृंखला क्या होगा, 3 हो जाएगा। जैसे ये 5 है, कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा, और इसको कट कर देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सेम क्या है कि ये 3 श्रृंखला है तो यहाँ पे 5 है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है। अब डीएनए पॉलीमरेज हमारा जब आते हैं तो वो यहाँ से भी जुड़ेगा, यहाँ से भी जुड़ेगा। बट टर्म एंड कंडीशन ये है कि पहला तो न्यू स्ट्रैंड ये 5 से 3 बना के देगा,
दूसरा कंडीशन के डीएनए कैसा होना चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड। बट तीसरा कंडीशन इसका है कि जहां से ये काम शुरू करेगा उसका थोड़ा सा खंड कैसा होना चाहिए, डबल स्ट्रैंड। अब डीएनए को जब हम लोग ओपन कर दिए हैं तो डबल स्ट्रैंड हमारे पास नहीं बचा है, ठीक। जब डबल स्ट्रैंड नहीं बचा है तब लास्ट ऑप्शन क्या है कि इसको डबल स्ट्रैंड बनाने के लिए एक एंजाइम और आता है, और वो कौन आते हैं, आरएनए प्राइमेज एंजाइम। और आरएनए प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर का निर्माण कर देता है, जिससे वो क्या होता है, उसको थोड़ा सा खंड हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, और ये किसका हमारा लाइन बनाया, आरएनए प्राइमर। अब इसके बाद कौन आकर जुड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज, और ये हमारा क्या करेगा, नया श्रृंखला का निर्माण करते जाएगा। बट यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम रहा होगा जो धीरे धीरे ये आगे डीएनए का स्ट्रैंड को खोलते जाएगा। ये यहाँ से काम शुरू करेगा और ये आगे कंटिन्यू करते चला जाएगा। बट इसके साथ क्या है कि अगर ये बनना शुरू करेगा तो यहाँ तक आने के बाद ये रुक जाएगा, क्योंकि इसके आगे श्रृंखला नहीं है। लेकिन हेलिकेज अपना काम जब कर देगा तो नीचे का श्रृंखला फिर से क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड। अब इसको फिर से क्या चाहिए, नया डीएनए पॉलीमरेज, और सारे प्रक्रिया दोबारा इसको क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। और इस तरह से ये ऊपर वाला श्रृंखला कंटिन्यू बनते चल जाएगा, नीचे वाला श्रृंखला को बार बार कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक। तो इसीलिए ये कैसा संश्लेषण है, नीचे वाला असतत, ऊपर वाला सतत है, ठीक। और असतत में जो छोटे छोटे टुकड़ा बनता है उसको ओकाजाकी खंड कहते हैं। जहां पे सतत संश्लेषण होता है उसको अग्रगामी रज्जु कहते हैं, यानी लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जहां पे हमारा ओकाजाकी खंड बनता है उसको पश्चगामी यानी लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। लैगिंग का मतलब क्या है, बना है फिर से बना है फिर बना है, मतलब बीच में लैग कर रहा है। जैसे तुम लोग को पढ़ाई, एक दिन अच्छा से पढ़ता है, 2 दिन फिर से छूट जाता है, फिर कोशिश करता है पढ़ने का, फिर छूट जाता है, मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होता है, तो बार बार लैग कर रहा है वो चीजें। तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होगा कि डीएनए अगर यहां से ये कंप्लीट यहां तक बन जाएगा, और अगर यहां तक इधर बनना हुआ हमारा है तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, अलग। बट यहां तो ये कंप्लीट डीएनए बना, बट इसमें क्या है कि बीच बीच में गैप है, इस गैप को फिल करेगा हमारा, यानी कि डीएनए जो छोटे छोटा है ओकाजाकी खंड को आपस में कौन जोड़ेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक। बट यहाँ पे एक चीज और है जो एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया है, बट पुराना क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ये जो काम हो रहा है ना, यहाँ पे एक्चुअल में डीएनए पॉलीमरेज का भी टाइप होता है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये जो हमारा कंटिन्यू मेंटेन करेगा वहां पे छोटा छोटा गैप रहा होगा। गैप क्यों रहा होगा, क्योंकि इसके पास बीच में कौन आ रहा है, आपको जो ब्लू लाइन दिख रहा है एक्चुअल में क्या है, आरएनए प्राइमर, जो कि हमको बनाना क्या है, डीएनए बनाना है। तो इसको भी हटा के वहां पे क्या बनाना होगा, नया डीएनए का खंड बनाना होगा। तो इसके लिए हमारा कौन आता है, तो जैसे ये कंटिन्यू काम करेगा तो अलग डीएनए पॉलीमरेज करेगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो रीचेक करता है कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ है। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड बीच बीच में वो है उसको हटाएगा और वहां पे डीएनए पॉलीमरेज की वजह से डीएनए का निर्माण करेगा, और बाकी जो काम करता है वो सेकंड करेगा, ठीक। यानी सेकंड थर्ड तीनों का अपना काम है। बट आपके सिलेबस में क्या है, केवल इतना ही लिखा है कि सारा काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। बट क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, अगर क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे तो आपको मिला होगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जबकि आपके सिलेबस में यही चीजें किसके लिए पढ़ाया गया है, आरएनए के लिए। जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग आरएनए का निर्माण करता है, याद है ना। फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसका निर्माण करेगा, आरआरएनए। साथ में आरआरएनए का कौन सा टाइप, 28 से ऐसा कुछ टाइप है। चलो अच्छा, याद नहीं है तो फिर रिवीजन में याद कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले सब याद हो जाना चाहिए, है ना। बाकी ये सारी चीजें आपको लैंग्वेज लिखा हुआ है, आपको इस पे विशेष फोकस नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे आ जाइए। देखो
डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो हमारा है, इसको और नाम इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं कि जैसे डीएनए से डीएनए बनाना है तो मेन एंजाइम कौन है, डीएनए पॉलीमरेज। बट किसको देख के बना रहा है, डीएनए को, इसलिए इसका नाम क्या होता है, डीएनए निर्भर या डीएनए आधारित यूज करते हैं सब। देखो ऐसे याद रखिए, जैसे डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से भी डीएनए बन सकता है। आरएनए से डीएनए कहां बनता है, वायरस में। कहां बनता है, वायरस में। ठीक, तो यहां पे हमारा क्या है कि ये बन रहा है, बनने वाले के लिए पॉलीमरेज यूज करते हैं। ठीक, और जिससे बन रहा है उसके लिए क्या यूज करते हैं, निर्भर या आधारित। बाकी आप देख लीजिए किसी में कंफ्यूजन है। जैसे डीएनए से आरएनए बनना है तो नाम क्या देंगे, डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए से डीएनए बनना है तो क्या कहेंगे, आरएनए आधारित डीएनए पॉलीमरेज। ठीक, तो इस तरह से हम लोग नाम देते हैं। तो ये हो गया प्रतिकृति। प्रतिकृति के बाद हमारा क्या था, अनुलेखन। अनुलेखन का सिंपल सा परिभाषा क्या है कि हमारा डीएनए के एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचना को आरएनए में हमारा कॉपी करना क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन। ये एकदम सिंपल लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। ठीक, एकदम सिंपल विधि है। लैंग्वेज लिखने के बाद ये आप इस तरह से जरूर लिखिएगा तो 2 नंबर मिल जाता है। ठीक, देखो अब इसका भी हमारा क्या है कि अनुलेखन होने के बाद, अनुलेखन जब होना होगा तो हमारा जैसे डीएनए में क्या है कि डीएनए से डीएनए बनने के लिए टोटल डीएनए 100% डीएनए का निर्माण करता है। प्रतिकृति जैसे 2.2 मीटर लंबा मानव का डीएनए है, तो जो नया डीएनए प्रतिकृति करके आएगा उसका भी लंबाई कितना होगा, 2.2 मीटर होगा। बट हमारा डीएनए से आरएनए बनना है या आरएनए से प्रोटीन बनना है तो कंप्लीट डीएनए एक बार काम नहीं करता है। ठीक, तो जिस खंड का अनुलेखन होता है डीएनए का या जिस हिस्सा का होता है उसका नाम दिया जाता है अनुलेखन इकाई। क्या कहते हैं, अनुलेखन इकाई। ठीक, तो अनुलेखन इकाई का अगर परिभाषा पूछे तो क्या कहिएगा कि डीएनए को वो खंड जो आरएनए का अनुलेखन करेगा उसको क्या कहेंगे, अनुलेखन इकाई। हम लोग पढ़े थे कि अनुलेखन इकाई में 3 भाग होता है। कौन कौन, जहां से काम शुरू होगा, जहां काम खत्म होगा, और बीच वाले को क्या कहते हैं, संरचनात्मक जीन। ठीक, तो जहां से काम शुरू होता है प्रमोटर, जहां समाप्त होता है टर्मिनेटर यानी समापन या समापक कहेंगे, और बीच वाला का संरचनात्मक जीन। एक्चुअल में संरचनात्मक जीन ही किस में कन्वर्ट होता है, आरएनए में। ठीक, अब देखो डीएनए से आरएनए बनाना है तो यहाँ पे प्रमुख एंजाइम कौन काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पे एक ही एंजाइम काम करता है, इसके अलावा कोई और काम नहीं करता है। ठीक, लेकिन हाँ प्रक्रिया को शुरू करेगा तो वहां पे सिग्मा फैक्टर या सिग्मा कारक आता है, प्रक्रिया को समाप्त करना है तो रो कारक आता है। यानी डीएनए से आरएनए बनाना है तो एंजाइम केवल कितना चाहिए, एक। कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बट आरएनए पॉलीमरेज को सक्रिय करने के लिए सिग्मा कारक और हमारा समाप्त करने के लिए रो कारक का जरूरत पड़ता है। अब यहां से ये लाइन लिखा हुआ है तो इसमें कहता है हमारा क्या कि डीएनए का हमारा एक, मान लीजिए डीएनए से आरएनए बनाना है तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड है। ठीक, बट आरएनए में कितना स्ट्रैंड है, सिंगल है। ठीक, तो अब मान लो डीएनए के कौन सा स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा, ये निर्भर किस पे करता है, ये निर्भर करता है प्रमोटर यानी उनायक पे। उनायक से तीसरा से हम लोग कौन सा स्ट्रैंड, टेम्पलेट, क्या कहते हैं, टेम्पलेट। और उसके अपोजिट वाले को क्या कहेंगे, कोडिंग या कुटलेखन स्ट्रैंड। ठीक, तो हमारा डीएनए से आरएनए जब बनता है तो हमेशा कौन सा स्ट्रैंड से बनता है, टेम्पलेट से। किससे बनता है, टेम्पलेट। टेम्पलेट को कहीं कहीं पे साथ साथ शब्द यूज करेगा। ठीक, तो टेम्पलेट से हमारा क्या बनेगा, आरएनए का निर्माण करेगा। तो ये लाइन में किसी को दिक्कत है, देखो अब यहाँ पे आपको ये टेम्पलेट और कोडिंग को एक बार समझाया गया है, देख लो। जैसे यहाँ पे कहता है कि जैसे मान लीजिए ये डीएनए का वो खंड है जिससे आरएनए का निर्माण होता है तो इसको नाम क्या दोगे, अनुलेखन इकाई। अनुलेखन इकाई में जहां से 3 प्राइम 5 प्राइम एक श्रृंखला है, 5 और 3 है।
अब मान लो यहां से प्रक्रिया शुरू होगा तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, प्रमोटर उनायक, और यहाँ पे खत्म हो रहा है तो क्या मानेंगे, समापक यानी टर्मिनेटर कहेंगे। ठीक, अब यहां से जो बीच का हिस्सा बचा उसका नाम क्या है, संरचनात्मक जीन। अब इसमें टेम्पलेट और कोडिंग कहां से देखना होता है, प्रमोटर से। प्रमोटर से क्या देखना है, 3 से 5 श्रृंखला। तो प्रमोटर अगर यहाँ है तो टेम्पलेट ऊपर वाला होगा। अगर हम लोग प्रमोटर को उठा के यहां से कहां कर दे, यहाँ, तो फिर टेम्पलेट कहां हो जाएगा, नीचे, क्योंकि 3 कहां है, फिर नीचे है। ठीक, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, अब यहाँ पे टेम्पलेट हमारा कौन है, ऊपर वाला, और उसके अपोजिट वाले को क्या कहते हैं, कोडिंग या कुटले। आगे हमारा यहां से जस्ट उल्टा करके आपको एक बार दोबारा समझाया गया है कि अब यहाँ पे देखो, फिगर में क्या किया है कि उनायक यानी कि हमारा प्रमोटर इधर ही रखा है, और श्रृंखला को आ जाएगा पे हमको देखना है 3 प्राइम से 5 प्राइम, जो कि कहाँ है, नीचे है, इसलिए नीचे का नाम दिया गया है। ठीक, देखो इसके आगे यहां से भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि आपको एक डीएनए का श्रृंखला दिया रहेगा, उसमें आपको कोडिंग और टेम्पलेट का पूछेगा। जैसे मान लीजिए डीएनए का आपको सीक्वेंस दे दिया है, पूछेगा कि इसका अनुलेखन इकाई से आरएनए क्या बनेगा, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा कि आरएनए बनाना होगा तो उसमें थायमिन न होता है, उसके जगह पे क्या होता है, यूरासिल। यहाँ पे हमको लिख दिया गया है, उससे पहले वाला फिगर में नहीं लिखा गया था। तो एक्चुअल तो डीएनए का रासायनिक हमारा यही है, क्योंकि हम लोग कोड देखेंगे तो यही सारे कोड से देखेंगे। तो डीएनए में टोटल कितना प्रकार के नाइट्रोजन क्षार मिलता है, 4। कौन कौन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एक्चुअल में होता है टोटल कितना प्रकार के, 5। 5 ही ना, एक ही यूरासिल केवल बढ़ता है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि अनुलेखन इकाई में आपको मानव का कोशिका और बैक्टीरिया का कोशिका में अंतर बताए थे। एक क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट टर्मिनल या सेकंड टर्मिनल स्कूल का एग्जाम दे रहे थे ना, तो उसमें आया था, फर्स्ट टर्मिनल में ही आया था, लास्ट क्वेश्चन था, सिस्ट्रॉन क्या होता है, याद है। तो सिस्ट्रॉन किसको कहते हैं, तो डीएनए के वो खंड जो पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन का निर्माण करेगा उसको क्या कहेंगे, सिस्ट्रॉन। हम लोग का शरीर का जितना भी कोशिका है, सभी कोशिका का ऑरिजिन या कह सकते हैं सभी कोशिका बना कहां से है, तो सब के सब जाइगोट से बना है, क्योंकि हमारे जाइगोट ही विभाजन करके अपना संख्या बढ़ाया है। अब सभी कोशिका अगर जाइगोट से बना है तो सभी कोशिका में डीएनए का सीक्वेंस भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन क्या हमारे शरीर के सभी कोशिका का काम सेम है, नहीं है। क्यों, कारण क्या कारण है कि हमारे डीएनए का सीक्वेंस सब में सेम है, फंक्शन सेम क्यों नहीं कर रहा है। आंख का सेल देखने में काम कर रहा है, पाचन तंत्र पाचन करवा रहा है, श्वसन तंत्र वाला कोशिका श्वसन में काम कर रहा है, जबकि सभी का डीएनए देखेंगे तो सीक्वेंस क्या है, सेम है। तो इसका कारण क्या है कि हमारे शरीर के एक कोशिका में जो डीएनए है उसमें जीन, अब सभी कोशिका में सभी जीन फंक्शनल नहीं है। हमारे शरीर में अलग अलग काम के लिए अलग अलग कोशिका के अलग अलग जीन क्या है, फंक्शन कर रहा है। अगर हम लोग एक कोश के जीव को देखें, अगर मान लीजिए बैक्टीरिया को ही देख रहे हैं, तो उसके पास एक ही डीएनए है और एक ही कोशिका से उसको श्वसन भी करना है, पाचन भी करना है, और भी सारे जीवन का प्रक्रिया उसको एक ही कोशिका से करना है। तो फिर उसका एक ही डीएनए का खंड अलग अलग एंजाइम का निर्माण करेगा और सारे फंक्शन को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। बट हमारे शरीर में क्या है
कि जो कोशिका जहां है केवल उसको वही काम करना है, बाकी दूसरा काम नहीं करना है। तो इसके वजह से कहा जाता है कि हमारा जो डीएनए होता है उसमें जो कुटलेखन करने वाला जीन है मोनोसिस्टोनिक, मतलब एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हमारा प्रोकैरियोटिक कैसा होता है, पॉलीसिस्टोनिक। ये लाइन समझ आ रहा है यहाँ जो लिखा हुआ है? क्या गलत हो गया? क्या गलत था? अच्छा रुक जाओ पहले, लिख लेते हैं एक बार। ये समझ आया? सिस्ट्रॉन का परिभाषा अगर पूछेगा तो क्या होगा? कहिएगा कि डीएनए को वो खंड जो पॉलीपेप्टाइड का कुटलेखन करता है उसको क्या कहेंगे? सिस्ट्रॉन। और ये क्वेश्चन स्कूल का एग्जाम में पूछा था, बोर्ड का एग्जाम में भी पूछने का संभावना हो सकता है। दूसरा, यूकैरियोटिक का बात करिएगा तो उसका अनुलेखन इकाई कैसा होता है? मोनोसिस्टोनिक, मतलब एक ही काम को वो रिप्रेजेंट करता है। जबकि प्रोकैरियोटिक के लिए कैसा होता है? पॉलीसिस्टोनिक, एक ही कोशिका जीवन के सारे काम को दर्शाते हैं। इसमें कहां पे गलती हो गया? ये तो अच्छा, ये भी ठीक गलती है। जैसे ये 3 3 लिखा हुआ है, 5 5, एक तो वो भी गलती है लिखा हुआ। जैसे 3 अगर यहाँ है तो यहाँ 5 आना चाहिए, ठीक। ये 5 होगा तो ये 3 होगा। और कहाँ है? ये 5 है, ये 3 है। हम यहाँ माने हैं अलग तरीका से। जैसे अब तुम इसको टेम्पलेट मान लो, माना, ठीक। तो हम यहाँ पे प्रमोटर कहां से लेंगे? 3 से लेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं यहां से ये इसका उनायक हो गया। ऑब्वियस। नहीं समझा? हम ये बोले कि प्रमोटर आपको लेना होगा। पहले देखो, पहले आप डिसाइड क्या कर रहे हैं, ठीक। दो चीजें पहचानने का तरीका है। टेम्पलेट को अगर पहचान रहे हैं तो हमारा क्या होगा? अगर 3 से 5 प्राइम टेम्पलेट कह रहे हैं तो वो 3 कहां होना चाहिए? प्रमोटर के पास, ठीक। अब यहाँ पे मान लो हम टेम्पलेट ऊपर वाले को मान लिए, ठीक। हम यहाँ टेम्पलेट ऊपर वाले को मान लिए, तो प्रमोटर हमको कहां मानना होगा? इधर, ठीक। और हमारा समापक उधर मानना होगा, ठीक। अब ये क्लियर है? अब यहां कंफ्यूजन है तो आगे भी होगा। देख देख देख, हम ये बोले कि ये मेरा मानने अपना इच्छा पे है, ठीक। जैसे मान लो कि ये एक डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक। अब इसमें हम 3 और 5 एक स्टैंड कब मानेंगे? जैसे मान लो अगर तुम पहले क्या मान लिया कि ये अगर तुम उनायक मान लिया, ठीक। तब उनायक से आपको क्या, अगर मान लो इसको हम 3 लिखते हैं, इसको 5 लिखते हैं, और इसको तुम क्या मान लिया है? प्रमोटर, यानी कि जहां से काम शुरू होगा, ठीक। तो फिर तुमको इसको मानना होगा क्या? टेम्पलेट, ठीक। बट हम क्या यहाँ पे किए? अब ये चीजें हम जैसे यहाँ पे 3 5 6 ये प्रमोटर हटा दिए। अब ये हम क्या किए कि ये 5 ही था, ये 3 था। जस्ट यहाँ पे उल्टा लिखे, ये 3 था, ये 5 था, ठीक। अब यहाँ पे हम ये लिख दिए कि ये टेम्पलेट ऊपर वाला है। ये क्या है? टेम्पलेट है, ठीक। और नीचे वाला क्या है? कोडिंग है। तो फिर यहां से बताओ कि प्रमोटर कौन सा साइड होगा? तो प्रमोटर फिर किधर होगा? इधर होगा। अब ये क्या हो जाएगा? प्रमोटर। और ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटर यानी समापक। समझा? तो अपना इच्छा है, ठीक। हाँ, अगर तुम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि उनायक इधर लेना, तो पहले 3 लेना, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट है क्योंकि 2 से 3 बार लिखा हुआ था। एक ही बार लिख करके बढ़ जाते, ना तुमको पता चलता है कि ऐसे भी होता है, ना जीवन में कंफ्यूजन आता। कंफ्यूजन तब आता है ना जब वेराइटी चेंज होता है। देखो, जैसे महिला लोग का साड़ी पसंद करने जब जाते हैं,
है ना। और लड़का लोग को कपड़ा पसंद करने जाना होता है, सीधे कहता है व्हाइट शर्ट दिखाओ, बात खत्म। अब गया कोई भी खरीद के ले आएगा, लेकिन महिला लोग में ऐसा नहीं है। पिंक का मतलब केवल पिंक नहीं, बहुत तरह का पिंक होता है, ठीक। तो वो वैरायटी है, इसीलिए कंफ्यूजन है। ये क्लियर है। देखो अब इसके आगे मोनोसिस्टोनिक पॉलीसिस्टोनिक में आगे समझिए। एक और शब्द हम लोग जानते हैं, इंट्रॉन और एक्सॉन। इंट्रॉन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? जो अभिव्यक्त लक्षण करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। और एक्सॉन जो अपना लक्षण को प्रकट करेगा। तो डीएनए के वो अनुक्रम जो अभिव्यक्त होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सॉन, या हिंदी में क्या कहा जाता है? व्यक्तिक कहते हैं। और वो अनुक्रम जो अपना लक्षण व्यक्त नहीं होता है जिसका इंट्रॉन कहते हैं। और ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे, और ऐसे कॉपी में पढ़ा हुआ है कि हमारा जो एमआरएनए होता है वही किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। मतलब वो प्रकट अपना लक्षण को करता है। तो एमआरएनए में केवल और केवल क्या पाया जाता है? एक्सॉन मिलता है, उसमें इंट्रॉन नहीं मिलता है। तो नीचे का वही लाइन लिखा हुआ है कि एमआरएनए या संसाधित आरएनए या परिपक्व आरएनए में केवल क्या पाया जाता है? एक्सॉन पाया जाता है। अगर मान लो एक यूकैरियोटिक कोशिका का आरएनए है, उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों है, तो उसको कौन सा आरएनए कहेंगे? अगर एक हमारे पास क्या है कि इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों पाए जाने वाले आरएनए है और वो यूकैरियोटिक का है, तो उसको कौन सा आरएनए नाम देंगे? एचएन आरएनए, या उसको और क्या कह सकते हैं? अपरिपक्व एमआरएनए, यानी वो परिपक्व एमआरएनए नहीं है। देखो अब यहां से प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन अलग तरीका से होता है, यूकैरियोटिक में अलग तरीका से। अलग तरीका से यूकैरियोटिक में 3 स्टेप बढ़ जाता है। 3 स्टेप कौन कौन बढ़ता है? तो एक कैपिंग का प्रक्रिया जिसको हम लोग आच्छादन कहते हैं, पुच्छन का प्रक्रिया और संबंधन का क्रिया। पहले प्रोकैरियोटिक को समझो। प्रोकैरियोटिक में भी जस्ट बोले कि हमारा अगर मान लीजिए हमारा डीएनए से आरएनए बनाना है तो कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए पॉलीमरेज ना आके यहाँ कौन आएगा? आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहाँ पे किसका निर्माण करना है? आरएनए का। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में तीनों प्रकार के आरएनए बनाने के लिए एक ही एंजाइम आता है, और वो कौन है? आरएनए पॉलीमरेज, जो किस पे आधारित होता है? डीएनए पे, ठीक। अब इसके अलावा हमारा क्या है कि ये अगर प्रक्रिया जब हो रहा होगा तो इसमें 3 प्रक्रिया होता है। एक प्रक्रिया शुरू होगा, उसको क्या कहेंगे? इनिशिएशन। दूसरा, जब आरएनए का लंबाई बढ़ेगा, दीर्घीकरण। और लास्ट में डीएनए से आरएनए अलग हो जाएगा तो समापन कहेंगे, ठीक। अब इसके आगे देखो, ये प्रक्रिया आपको बोर्ड एग्जाम में जब आता है, ठीक, कभी कभी आप देखिएगा तो ये एनसीईआरटी में इसका केवल 3 ही डायग्राम दिया है, लेकिन वहां पे प्रॉपर आपको समझ नहीं भी आ सकता है। बट देखो अब जैसे मान लीजिए डीएनए से आरएनए बनाना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि डीएनए के अनुलेखन इकाई चाहिए हमको। अनुलेखन इकाई का मतलब क्या चाहिए हमको? तो एक चाहिए प्रमोटर, बीच में संरचनात्मक जीन, और लास्ट में टर्मिनेटर चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा कि प्रमोटर जो होता है उससे आकर के कौन जुड़ेगा? तो उससे आकर के जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम निष्क्रिय होते हैं, ठीक। तो उसको सक्रिय करने के लिए कौन आ जाएगा? हमारा रो कारक, सॉरी सिग्मा कारक, ठीक। अब ये जैसे मान लो जो व्हाइट कलर का है वो कौन है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये देखो ऊपर में दोबारा रिपीट किए हैं अनुलेखन इकाई को, ठीक। अब जैसे ये इसके साथ आके जुड़ेगा और ये इसके साथ हमारा आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ा, मतलब उसको क्या कर देगा? सक्रिय। सक्रिय करके ये खुद यहां से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो धीरे धीरे आरएनए का निर्माण करना शुरू कर देगा। आरएनए जैसे ही बनना शुरू होगा तो धीरे धीरे इसका लंबाई क्या होगा? बढ़ेगा। और इसका नाम हमारा क्या है? प्रक्रिया का दीर्घीकरण। धीरे धीरे कहां पहुंचेगा? अंतिम में। अंतिम का हमारा हिस्सा का नाम क्या होता है? समापक स्थल। प्रक्रिया को कहेंगे समापन,
यानी हमारा टर्मिनेटर। अब यहाँ जब आ जाएगा तो ये एक हमारा एमआरएनए का निर्माण हो जाएगा। और एमआरएनए बन किस श्रृंखला से रहा है? टेम्पलेट से। टेम्पलेट को प्रमोटर से जब देखते हैं तो कौन सा श्रृंखला होना चाहिए? 3 से 5। तो आरएनए कैसा बनेगा? 5 से 3। ठीक, यानी जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, अब यहां जब हमारा कौन आएगा? रो कारक। तो ये रो कारक आरएनए पॉलीमरेज को यहां से क्या कर देगा? अलग कर देगा। आरएनए पॉलीमरेज से जब ये अलग हो जाएगा तो आरएनए भी क्या होगा? डीएनए से अलग हो जाएगा। तो एक डीएनए एक आरएनए, बाकी भाई साहब सब क्या हो गए? अलग। यानी रोते रोते अलग हो गया रो कारक। अब यहाँ पे क्या है कि डीएनए जैसा था वैसा रह गया, हमको उसके साथ में क्या मिल गया? एक आरएनए। आरएनए का पोलरिटी पूछेगा, क्या है? ध्रुवता 5 से 3। पोलरिटी मतलब ध्रुवता, तो इसका क्या है? 5 से 3 की तरफ है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ये किसके लिए है? प्रोकैरियोटिक के लिए। आपको बोर्ड एग्जाम में कभी कभी प्रोकैरियोटिक का हमारा अनुलेखन प्रक्रिया दर्शाना होता है, तो लैंग्वेज के साथ आपको ये फिगर को भी आप बना सकते हैं। ठीक, फिगर आसान है, इसमें बहुत सारा एंजाइम नहीं है, केवल कितना एंजाइम है? कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज। बाकी और क्या है? यूकैरियोटिक के लिए। यूकैरियोटिक में एक ही एंजाइम हर एक आरएनए का निर्माण नहीं करता है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अलग अलग होते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे पूछा जाता है हमारा कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट जो हमारा है वो कौन सा आरएनए का निर्माण करता है? तो कौन सा है? आर आरएनए। आर आरएनए यूकैरियोटिक में भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? 28S, 18S, 5.8S। दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, क्या बनाता है? एचएन आरएनए। एक्चुअल में एचएन आरएनए ही आगे चल के किसका निर्माण करता है? एम आरएनए को। इसलिए एच आरएनए को क्या कहते हैं? एचएन आरएनए को एम आरएनए का पूर्ववर्ती रूप है। ठीक, यानी एम आरएनए किससे बनेगा? एचएन आरएनए से। एचएन आरएनए का पूरा नाम हेट्रोजीनस न्यूक्लियस आरएनए। ठीक, आगे है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या करता है? टीआरएनए का निर्माण करता है। साथ ही साथ और किसको बनाता है? एसएन आरएनए, 5S आर आरएनए। अब आरएनए का पूरा नाम स्मॉल न्यूक्लियस। क्या बाकी प्रक्रिया? पहला इनिशिएशन का, दूसरा दीर्घीकरण और तीसरा समापन। अब समापन होने के बाद यहाँ जो आरएनए बनेगा उस आरएनए का नाम क्या है? एचएन आरएनए। मतलब डायरेक्ट एम आरएनए नहीं बना, एचएन आरएनए बना। एचएन आरएनए और एम आरएनए में बस इतना अंतर है कि इसका कुछ खंड आगे अपना लक्षण को अभिव्यक्त करेगा और कुछ खंड आरएनए को अपना लक्षण व्यक्त नहीं करेगा, और जो व्यक्त करता है उसको एक्सॉन कहते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह का आपको कलर यूज किया गया है, एक ब्लू है, दूसरा व्हाइट है। व्हाइट वाले को हम लोग क्या दिखा रहे हैं? एक्सॉन। ब्लू वाला क्या है? इंट्रॉन। इंट्रॉन को कट के हटने का जो क्रिया होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सॉन। और एक्सॉन केवल है इसीलिए
और एक पुच्छ जैसा संरचना बनाता है, तो इसको क्या कहते हैं, पुच्छन कहते हैं। तो इसमें और हमारा इससे पहले वाला प्रक्रिया में क्या है कि वो जहां तक समाप्त होता है उसके बाद 3 और स्टेप हुआ। कौन कौन? संबंधन, आच्छादन और हमारा पुच्छन। ठीक, ये 3 और प्रक्रिया हुआ और किसका निर्माण किया? mRNA का। ये भी ध्यान रखिएगा कि जब mRNA बनता है तो यहाँ पे कुछ हिस्सा हमारा बच जाता है, उसका नाम क्या होता है? नहीं, यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, जिसका आगे ट्रांसलेशन में कोई योगदान नहीं होता है। ठीक, यूटीआर कहते हैं, ये नॉन कोडिंग क्षेत्र होता है। ठीक, तो ये तीनों अब कहता है जैसे कि टेम्पलेट के जिस बिंदु पर आरएनए अनुलेखन पूरा होता है उसको समापन बिंदु कहेंगे, और पूर्ववर्ती एमआरएनए कहने का मतलब क्या है? एचएनआरएनए। ठीक, इसको एचएनआरएनए कहते हैं। और ये तीनों प्रक्रिया एचएनआरएनए में क्या होता है कि इसका 5वां सिरा से मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है, जुड़ने का क्रिया को कैपिंग कहेंगे। और हमारा क्या होता है? तीसरा सिरा से क्या जुड़ता है? पॉली एडिनाइलिक एसिड, या उसी को कहेंगे 200 से 300 एडेनिन जुड़ता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? टेलिंग यानी पुच्छन। और एक प्रक्रिया है संबंधन। संबंधन में क्या होता है हमारा? तो संबंधन में कहता है कि एचएनआरएनए से इंट्रॉन का हटना क्या कहलाता है? संबंधन, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। तो एचएनआरएनए से इंट्रॉन हट जाएगा तो इसमें केवल क्या बचेगा? एक्सॉन। और केवल एक्सॉन बचता है तो इस आरएनए का नाम क्या होता है? एमआरएनए, या इसका अल्टरनेट नाम क्या है? संसाधित आरएनए या परिपक्व आरएनए। अब क्या होगा? यानी कि हमारा डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए से क्या बनना होगा? प्रोटीन। प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए? अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्ल पाया जाता है कहाँ? कोशिका द्रव में। ठीक, और डीएनए से डीएनए कहाँ बन रहा है? केंद्रक में। ठीक, डीएनए से आरएनए भी कहाँ बनेगा? केंद्रक में। लेकिन अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो प्रोटीन बनने के लिए एमआरएनए को केंद्रक से कहाँ आना होगा? कोशिका द्रव में। यानी ट्रांसलेशन प्रक्रिया कहाँ होगा? कोशिका द्रव में। कहाँ होगा? कोशिका द्रव में। तो इसलिए कहता है कि परिपक्व एमआरएनए केंद्रक से कहाँ आ जाता है? कोशिका द्रव में। अब इसके बाद हमारा क्या होगा? ट्रांसलेशन। लेकिन ट्रांसलेशन होना हमारा, जैसे डीएनए से डीएनए जब बन रहा था तो हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री, या कह सकते हैं हमारा पूरकता का सिद्धांत मान रहा था। यानी ये है तो टी आ रहा था, जी है तो सी आ रहा था। यानी दोनों, जैसे डीएनए और डीएनए एक दूसरे के लिए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए आरएनए भी एक दूसरे के लिए क्या है? न्यूक्लिक एसिड। लेकिन जब प्रोटीन बन रहा है तो एक्चुअल में वो न्यूक्लिक एसिड नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है? हमारा अमीनो अम्ल। क्या है? अमीनो अम्ल से मिलके बना है, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं उसको। अब यहाँ पे क्या है कि अब अगर देखो कोई हमारा पूरकता नहीं है, पूरकता नहीं होता है, इसीलिए कैसे प्रोटीन बनता है इसके लेकर के हमारा एक जेनेटिक कोड का सिद्धांत दिया गया। और पहले तो क्वेश्चन यहाँ से जेनेटिक कोड से क्या क्या आएगा वो समझो। पहले पूछेगा कि आनुवांशिक कूट कौन दिए थे? तो नीरेनबर्ग और साथ में उनके सहयोगी। हमारा आनुवांशिक कूट एक्चुअल में क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड या अमीनो अम्ल का हमारा कोड है जो 3-3 क्षार से मिलके बना है। यानी जेनेटिक कोड हमेशा कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है। टोटल जेनेटिक कोड का संख्या कितना होता है? 64 होता है। ठीक, 64 में से अमीनो अम्ल का कूट लेखन कितना करता है? 61। बाकी बचा हुआ 3 क्या काम करता है? तो वो काम को यानी रुकने का काम करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? स्टॉप कोडन। बोर्ड में आपको ये 5 से 3 स्टॉप कोडन, 2 स्टार्टिंग कोडन से ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक, अब आपको जैसे यहाँ कहता है आनुवांशिक कूट में टोटल 64 कोडन होता है, जिसमें से 61 कोडन अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है, शेष 3 बचा हुआ कोडन अमीनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करता है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? समापन परकूट या रोध परकूट या स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन कौन कौन है? 3, UAA, UAG और UGA। याद रखने का तरीका तो याद है ये। हाँ, पहला क्या है? उल्लू आ, दूसरा उल्लू आ जा, और तीसरा उल्लू जा आ। इस तरह से सीक्वेंस याद रखिएगा। स्टॉप कोडन हमेशा शुरू कहां से हो रहा है?
यू से हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। और हमारा दो कोडॉन कौन है, स्टार्टिंग कोडॉन AUG और GUG। GUG कभी कभी, ज्यादातर AUG और GUG दोहरा काम करता है। एक तो स्टार्टिंग करता है, साथ ही साथ अमीनो अम्ल का कूटलेखन भी करता है। AUG कौन सा अमीनो अम्ल का कूटलेखन करता है, मिथियोनिन। कौन सा, मिथियोनिन। GUG वायलिन, किसको करता है, वायलिन। पढ़े थे हम लोग कहा इसको, सिक्कल सेल एनीमिया में। सिक्कल सेल एनीमिया में GAG बदल के क्या हो जाता है, GUG हो जाता है, जिससे RBC का आकार क्या हो जाता है, चेंज, हमारा द्विअवतल से हर्षियाकार हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक। और क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे तो आपको फील होगा कि क्या पूछता है। देखो अब कोड को कैसे लिखते हैं ये तरीका बताया गया था। टोटल कितना कोड है, 64 कोड लिखने का सिंपल सा तरीका क्या है कि सबसे पहले पुनेट स्क्वायर मेथड से हम लोग एक स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर में क्या है कि टोटल हमारा क्या लेना है, तो ट्रिपलेट होता है। तो जैसे हमारा UCAG इधर लिख लीजिए, सेम सीक्वेंस को इधर लिखिए, और सेम सीक्वेंस को हर एक हमारा क्वाड्रेंट यानी कि एक एक बॉक्स में 4 को रिपीट करिए। जैसे पहला को अगर लिखना है तो कहां से लिखोगे, फर्स्ट लेटर इधर से, सेकेंड लेटर इधर से, थर्ड लेटर इधर से। तो पहला मेरा हमेशा क्या है, ट्रिपल यू है, ठीक। दूसरा को क्या लिया है कि पहला यू, दूसरा यू और तीसरा सी। सेम यहां से पहला, दूसरा, तीसरा यहां से, ठीक। आपको टोटल कोड याद नहीं रखना है, आपको कोड कितना याद रखना है, 5 कोड वहां से याद रख लीजिए, एक GAG, और शुरुआत का कोड याद रख लीजिए UU। जो ट्रिपल यू है वो फिनाइल एलानिन करता है कूटलेखन, और UU हमारा C भी किसको करता है, फिनाइल एलानिन को। टोटल कोड याद रखने का जरूरत नहीं है, हाँ, बट कोड लिखने आपको आना चाहिए, ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो खैर नहीं आया है, मे भी अगर आएगा तो कोड कैसे लिखते हैं याद रहेगा, पहला लेटर उधर से, दूसरा ऊपर से और तीसरा साइड से। और इस तरह से 64 के 64 कोड को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। फिर यहां से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आखिर हमारा आनुवांशिक कूट का क्या विशेषता है। तो विशेषता ये है कि आनुवांशिक कूट सबसे पहला कि हमेशा कैसा होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक। दूसरा, आनुवांशिक कूट का अगर एक कोडॉन है तो वो केवल एक ही अमीनो अम्ल को क्या करेगा, कूटलेखन करेगा। इसके कारण से कूट कैसा होता है, संदिग्ध होता है और विशिष्ट होता है। यानी हमारा ट्रिपल यू अगर आ रहा है तो वो किसी भी जीव में रहे हमेशा किसको कोड करेगा, फिनाइल एलानिन को। AUG रहेगा तो हमेशा किसको करेगा, मिथियोनिन को। GUG रहेगा तो हमेशा किसको कोड करेगा, वायलिन को कोड करेगा, ठीक। और विशेषता क्या है कि लेकिन कुछ अमीनो अम्ल जो होता है उसको एक से अधिक कोड हमारा क्या करता है, कूटलेखन कर सकता है। जैसे उदाहरण, अगर अमीनो अम्ल कौन सा है, फिनाइल एलानिन, तो ये ट्रिपल यू से भी कोड हो सकता है और UUC से भी कोड हो सकता है। एक और अमीनो अम्ल है ल्यूसीन, ये हमारे ये सब कोड से क्या हो सकता है, कूटलेखन। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका ये बताए थे, कोड टोटल कितना है, 64, अमीनो अम्ल कितना होता है, 20। कितना होता है, 20। तो ऐसे बोले थे कि अमीनो अम्ल को पिता या जनक मान लीजिए और कोड को संतान। और ऐसे बताए थे कि एक पिता का संतान एक से अधिक हो सकता है, लेकिन एक संतान का पिता हमेशा एक होगा, ऑब्वियस बायोलॉजिकली। कहने के लिए रिश्तेदारी में तो ढेर सारा मान लेते हैं, बट बायोलॉजी में देखे तो एक ही पिता होंगे। तो इसी तरह से हमारा ध्यान रखिएगा। बाकी और भी आपको विशेषता बताया गया था कि हमेशा क्या होता है कि mRNA का जो कोड पढ़ा जाता है वो हमारा कंटिन्यू पढ़ा जाता है, बीच में एक भी कॉमा नहीं होता है, ठीक। यानी ये भी है कि आनुवांशिक कूट कॉमा लेस होता है या कॉमा रहित होता है, बीच में किसी को छोड़ नहीं सकते हैं और किसी को ओवरलैप भी नहीं कर सकते हैं। अगर ओवरलैप कर दीजिएगा तो समस्या क्या आएगा, उसके आगे जितना कोडॉन होगा वो सब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक। तो ये आपको विशेषता बताया गया था।
ये भी बताया गया था कि कोड हमेशा यूनिवर्सल होता है, यानी कोई कोड अगर मान लो AUG है तो हर जीव के लिए वो सेम काम करेगा, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो मानव हो। ठीक, फिर ये बताए थे कि दो हमारा AUG जो होता है दोहरा काम करता है, मिथ्योनिन का कुटलेखन भी किया और साथ ही साथ स्टार्टिंग कोडोन का भी काम किया। और सेम तरीका से कौन करता है, GUG, बट एनसीईआरटी केवल एक को लिखा है। ठीक, लेकिन GUG भी सेम काम करता है। बैठा दीजिए तब तक। देखो अब यहाँ पे क्या है हमारा कि ये चीजें जस्ट अभी हम लोग पढ़े कि स्टार्टिंग कोडॉन कौन होता है और स्टॉप कोडॉन कौन होता है। स्टॉप कोडॉन को और क्या कहते हैं, अनर्थक कोडॉन। ठीक,